क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर के बारे में सुना जो रात को सो नहीं गया? लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो शहर दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गया। कोई बमबारी नहीं हुई, कोई युद्ध के हालात नहीं थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसा शहर जहां बच्चे खेलते, बाजार में रौनक थी, स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंजा करती थी, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियां बढ़ती थी और स्कूल में बच्चों के खेलने की आवाजें हर समय आती रहती। लेकिन आज इस वक्त वहां सिर्फ सन्नाटा है, सिर्फ खंडहर है और समंदर की लहरों की आवाजें जो आज भी उस रात की गवाही देती है। क्या हुआ था? आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर जिसका नाम है धनुषकोडी। तमिलनाडु के पंबन द्वीप के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर बसा ये शहर कभी भारत और श्रीलंका के बीच सबसे अहम व्यापारिक और यात्रा केंद्र हुआ करता है। लेकिन 1964 की एक खौफनाक रात में इसका इतिहास, इसका भूगोल और इसका वजूद सब कुछ खत्म कर दिया। कहें तो समंदर ने इसे निगल लिया। आखिर उस रात धनुषकोडी में क्या हुआ? कैसे 20 से 25 फीट ऊंची लहरों ने एक चलती हुई ट्रेन को समंदर में खींच लिया? और आज आधी सदी से ज्यादा बीत जाने के बाद धनुषकोडी कैसा दिखता है? आज मैं आपको वही कहानी आंखों देके सुनाने जा रहा हूं। ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है तबाही की, खौफ की और कुदरत के उस भयानक रूप की जिसके आगे इंसान की हर ताकत बौनी साबित हो जाती है। इस तबाही को समझने के लिए हमें पहले उस धनुषकोडी को समझना होगा जो 22 दिसंबर 1964 से पहले हुआ करती थी। हालांकि धनुषकोडी सिर्फ एक उजड़ा शहर नहीं था, आस्था और इतिहास का ये संगम रहा। मान्यता है कि विभीषण के अनुरोध पर भगवान राम ने अपने धनुष के छोर से राम सेतु तोड़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा धनुषकोडी। यही बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं, जहां पौराणिक कथा और प्रकृति साथ साथ दिखाई देते हैं। लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं, उस वक्त धनुषकोडी सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक इकोनॉमिक हब था। चेन्नई से बोट मेल नाम की एक मशहूर ट्रेन सीधे धनुषकोडी जाती थी। आप ट्रेन से धनुषकोडी उतरिए, स्टीमर पकड़िए और कुछ ही घंटों में आप सिलोन यानी आज के श्रीलंका के तलाई मन्नार पहुंच जाते थे। ये भारत और श्रीलंका के बीच का सबसे व्यस्त रास्ता था उस दौरान। शहर में सब कुछ था, एक भव्य रेलवे स्टेशन, कस्टम ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, बड़ा अस्पताल, स्कूल और बेहद खूबसूरत चर्च। यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ते थे, व्यापार करते थे और रामेश्वरम आने वाली तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का भी निर्माण शुरू किया था। इसलिए आस्था और व्यापार दोनों की नज़रों में धनुषकोडी एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। जिंदगी अपने रफ्तार से दौड़ रही थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि समंदर जो उनकी रोजी रोटी है, जो उनका रक्षक है, वही एक दिन उनका भक्षक बन जाएगा। सत्रह दिसंबर 1964 अंडमान सागर में एक डिप्रेशन बना। मौसम विभाग ने इसे एक सामान्य चक्रवात माना। 19 दिसंबर तक ये एक भयंकर तूफान में बदल गया। इसने श्रीलंका के तटों को पार किया और फिर अचानक उसका रुख भारत के पंबन द्वीप और धनुषकोडी की तरफ मुड़ गया। तारीख थी 22 दिसंबर 1964, दिन मंगलवार। सुबह से ही धनुषकोडी में तेज हवाएं चल रही थी, कहीं बारिश हो रही थी।
लेकिन मछुआरों और स्थानीय लोगों के लिए समंदर का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। उन्हें लगा कि हर बार की तरह तूफान आएगा और चला जाएगा, लेकिन इस बार समंदर अपने साथ कुछ और लेकर आ रहा था। रात के करीब 10 बज चुके थे। हवाओं की रफ्तार अचानक 280 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर चुकी। 280 किलोमीटर प्रति घंटा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस रफ्तार की हवा बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है, कंक्रीट की दीवारों को ढा देती है और अचानक समंदर का पानी पीछे की तरफ जाने लगता है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था। जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं वो जानते हैं कि जब समंदर का पानी पीछे जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक भयंकर सुनामी या स्टॉर्म सर्ज के रूप में वापस लौटने वाला है। और कुछ ही घंटे में वही हुआ। धनुषकोडी की उस आखिरी शाम में हवा कुछ अजीब सी थी। रात के 11:55 होने वाले थे। पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पम्बन जंक्शन से रामेश्वरम होते हुए धनुषकोडी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। समंदर गरज रहा था अंधेरे में, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। 14 साल का पुरुषोत्तम रेलवे क्वार्टर्स के पुराने दरवाजे पर बैठा था। सामने उसका दोस्त मुनियासामी कंधे पर गमछा लगाए बैठा था और चेहरे पर बेचैनी थी। पुरुषोत्तम ने आसमान की तरफ देखा। काले बादल। आज यहीं रुक जाना, देखना रात ठीक नहीं लग रही, हवा बहुत तेज है। नहीं, माँ अकेली, बकरियां भी बाहर बंधी हैं, देखना पड़ेगा। सुबह चले जाना, रात निकलने देना। लेकिन पुरुषोत्तम की बात मुनियासामी ने नहीं मानी। उसने सिर तो हिलाया, लेकिन फिर उस अंधेरे की तरफ बढ़ गया। उसे क्या पता था कि यह सिर्फ हवा नहीं, मौत का उसका पहला कदम है। उसके बाद मुनियासामी की किसी को खबर नहीं मिली और उस रात धनुषकोडी में समंदर सो नहीं रहा था। उधर पम्बन धनुषकोडी में पैसेंजर ट्रेन पम्बन जंक्शन से रामेश्वरम होते हुए धनुषकोडी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन में 110 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के छात्र और तीर्थयात्री थे और 5 रेलवे कर्मचारी थे। ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन से महज कुछ ही 100 मीटर दूर थी। तभी लोको पायलट यानी ड्राइवर को एहसास हुआ कि सिग्नल काम नहीं कर रहा है। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, नीचे गरजता समंदर और बारिश इतनी तेज थी कि ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट से आगे नहीं जा पा रही। हवा के शोर में ट्रेन के इंजन की आवाज दब गई। ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। वो किसी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे टेलीग्राफ और टेलीफोन तार टूट चुके थे। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आई। यह आवाज बादलों के गरजने की नहीं थी, यह आवाज थी समंदर की। करीब 20 से 25 फीट यानी 7 से 8 मीटर ऊंची भयानक लहरें एक विशाल पहाड़ की तरह उठी और उसने पूरी ट्रेन को अपने आगोश में ले लिया। 300 टन भारी स्टीम इंजन और उसके 6 डिब्बे समंदर की उन खूंखार लहरों के सामने खिलौने की तरह बह गए। सोचिए उन यात्रियों पर क्या गुजरी होगी कुछ सेकंड। रात के घुप अंधेरे में ट्रेन के बंद डिब्बों के अंदर जब अचानक समंदर का खारा पानी घुसा होगा, उन्हें संभलने का या भागने का 1 सेकंड नहीं मिला और महज कुछ मिनट के अंदर ट्रेन के 115 लोग जल समाधि ले चुके थे। कोई नहीं बचा, एक भी इंसान नहीं। अगले दिन जब बचाव दल वहां पहुंचा तो ट्रेन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पानी से बाहर दिख रहा था, बाकी सब समंदर की गहराइयों में खो चुका था। लेकिन धनुषकोडी शहर का क्या हुआ? जब ट्रेन का यह हाल था तो घरों में सो रहे लोगों का क्या हुआ होगा? इस सवाल का जवाब हमें उन चंद खुशनसीब लोगों से मिला जो इस महाप्रलय में जिंदा बच गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस रात धनुषकोडी में लगभग 1800 लोगों की मौत हुई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 2000 से भी कहीं ज्यादा थी। और आपको एक चश्मदीद का अगर बयान सुनाऊं तो एक स्थानीय मछुआरे जिनका नाम कालीमुथु था, उन्होंने उस रात जो देखा वो रूह कांपाने वाला था। हम अपने झोपड़े में सो रहे थे, अचानक लगा जैसे कोई भयानक दानव घर की छत को नोच रहा है।
अचानक दरवाजा टूटा और पानी हमारे घर के अंदर आ गया। वो पानी नहीं, वो कीचड़ था, मलबा और मौत का सैलाब था। मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो मेरे हाथों से फिसल गई। मैंने उसे अंधेरे में बहते देखा। मैं एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया था। पूरी रात मैं पेड़ से लिपटा रहा। नीचे समंदर इंसानों, जानवरों और घरों को निगल रहा था। सुबह हुई तो जहां कल तक मेरा गांव था, वहां सिर्फ समंदर का पानी और लाशें तैर रही थी। एक और हैरान करने वाली गवाही रेलवे के एक कर्मचारी की है जो उस रात ड्यूटी पर नहीं था बल्कि पम्बन में था। वो कहते हैं, हमें जब अगली सुबह पता चला तो हम भागते हुए पम्बन ब्रिज की तरफ गए। पम्बन ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूट कर बह चुका था। हम किसी तरह नाव से धनुषकोडी की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर हमारे होश उड़ गए। स्टेशन मास्टर का ऑफिस मलबे का ढेर बन चुका था। पोस्ट ऑफिस गायब था। रेलवे लाइनें हवा में ऐसी लटकी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। सबसे भयावह मंजर तो उस ट्रेन का था। लाशें डिब्बों के अंदर फंसी हुई थी। जो लोग कल तक हमारे साथ हंस बोल रहे थे, वो सब शांत हो चुके थे। उस रात धनुषकोडी के अस्पताल में भर्ती कई मरीज बिस्तर पर ही डूब गए। स्कूल का वो भवन जहां अगले दिन बच्चे पढ़ने आने वाले थे, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हैरानी की बात यह थी कि तबाही की इस बवंडर में धनुषकोडी का प्राचीन कालीअम्मन मंदिर और मुख्य चर्च का एक बड़ा हिस्सा खड़ा रहा। कई लोगों ने उस रात मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर अपनी जान बचाई। 23 दिसंबर की सुबह तूफान जा चुका था। समंदर इतना शांत था जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस शांति के पीछे जो चीखें दबी थी वो आज भी महसूस की जा सकती है। उस दौर में चेन्नई से मद्रास सरकार हरकत में आई। हेलीकॉप्टर से जब राहत कार्य शुरू हुआ तो पायलटों ने ऊपर से देखा कि पम्बन द्वीप से धनुषकोडी तक का पूरा हिस्सा नक्शे से गायब। वहां सिर्फ पानी था। राहत और बचाव कार्य कई दिनों तक चला। हजारों लाशें निकाली गई, कुछ की पहचान हुई, ज्यादातर बेनाम ही दफना दिए गए या जला दिए गए। इस तबाही के बाद मद्रास सरकार ने एक बेहद सख्त फैसला लिया। सरकार ने आधिकारिक तौर पर धनुषकोडी को अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन यानी इंसानों के रहने के अयोग्य घोषित किया। इसे एक घोस्ट टाउन का दर्जा दे दिया गया। सरकार ने साफ कहा कि अब यहाँ कोई ना सड़क बनेगी, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाएगी और यहाँ रहना गैर कानूनी होगा। धनुषकोडी जो कभी एक धड़कता हुआ शहर था, एक झटके में मुर्दा करार दे दिया गया। जो लोग बच गए थे उन्हें वहाँ हमेशा के लिए निकाल कर दूसरी जगहों पर बसा दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज 1964 की उस घटना के 6 दशक बाद धनुषकोडी कैसा है। आज अगर आप रामेश्वरम जाएंगे तो वहां आपको धनुषकोडी के लिए जीप बसें मिलेंगी। 2017 में भारत सरकार ने काम किया। रामेश्वरम से धनुषकोडी की आखिरी छोर, जिसे अरिचल मुनई कहा जाता है, यहाँ तक एक पक्की सड़क बना दी। एक तरफ बंगाल की खाड़ी का समंदर, दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी का शांत पानी और बीच में सड़क जो आपको उस तबाही के निशान तक ले जाती है। सरकार ने भले ही इसे भूतिया शहर उस समय घोषित कर दिया हो, लेकिन आज भी धनुषकोडी के खंडहरों के बीच झोपड़ियों में करीब 300 से 400 मछुआरों का परिवार रहता है। इनके पास बिजली नहीं है, ये सोलर ऊर्जा या जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए पानी ये समंदर की रेत में गहरा गड्ढा खोदते हैं जहाँ से मीठा पानी निकलता है। दिन में जब टूरिस्ट आते हैं तो ये उन्हें सीपियाँ, शंख और भुनी हुई मछलियाँ बेचते हैं। और शाम होते ही जब पुलिस पर्यटकों को वापस रामेश्वरम भेज देती है, तब ये मछुआरे उसी शहर में अकेले रह जाते हैं। वही शहर जो आधी सदी पहले मर चुका था। और जब आप इन मछुआरों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि उनके दादा परदादा उस रात की तबाही की कहानियाँ कैसे उन्हें सुनाया करते थे। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आप यहाँ से छोड़कर क्यों नहीं जाते, उनका जवाब सीधा है, समंदर हमारी माँ। कभी कभी माँ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन माँ का घर छोड़कर बच्चा जाएगा कहाँ। धनुषकोडी की कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं, एक सबक है। यह हमें बताती है कि हम इंसान अपने आधुनिक होने पर, अपनी तकनीक पर चाहे जितना गुरूर कर ले, प्रकृति के आगे हमारी हैसियत रेत से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप कभी रामेश्वरम जाएं तो धनुषकोडी जरूर जाइएगा। उन खंडहरों को छू कर देखिएगा, महसूस कीजिएगा। समंदर की लहरों को आंखें बंद कर सुनिएगा। आपको एहसास होगा कि खामोशी कभी कितनी जोर से आवाज़ करती है।